नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे प्रेमचंद का जीवन दर्शन जो उनके साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। तो आइए जानते हैं। देखिए, प्रेमचंद की अगर बात करें तो ये अपने युग के सुप्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कड़वे अनुभवों को झेला तथा भारतीय जीवन की विषमताओं को अपनी आंखों से भी देखा। मानव जीवन के विषय में उनकी अपनी निजी धारणाएं, भाव और विचार थे जो उनकी कृतियों या रचनाओं में अभिव्यक्त हुए हैं। अपनी रचनाओं में उन्होंने जीवन के विषय में अपने विचारधारा को रेखांकित किया है और वो स्वयं इस बारे में कहते हैं कि अपने मार्ग, अपने अध्ययन, अपनी फिलॉसफी के बिना कोई सच्चा कलाकार नहीं हो सकता। अपनी आंखों से जीवन देखो, अपने अनुभवों से उसे जांचो, जैसा पाओ वैसा लिखो। और प्रेमचंद ने भी यही किया, जैसा पाया वैसा ही लिखा। ये विचार, ये सब धारणाएं, यह सब जीवन दृष्टि प्रेमचंद के निजी जीवन अनुभव से प्राप्त की थी, किसी दार्शनिक की पुस्तकों से नहीं। यही सहज अनुभव गम्यता और सरल व्यवहारिकता इनके जीवन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता या खासियत है। अब कुछ तथ्यों के माध्यम से या कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम बनाएंगे वो बनाएंगे ईश्वर के प्रति अनास्था। देखिए, ईश्वर के प्रति जो अनास्था का भाव है, इस भाव को उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहीं भी प्रकट नहीं किया, लेकिन फिर भी इनके साहित्य को अगर हम देखें तो वहां हमें पता चलता है कि इनका ईश्वर में ऐसा विश्वास नहीं था जो भारत में तत्कालीन समय में प्रचलित था। यानी जिस समय में प्रेमचंद थे उस समय में भी जो भारतीय सभ्यता या संस्कृति थी वो ये मानती थी कि ईश्वर ही संसार का कर्ता है, वही सबका भाग्य निर्माता है और उसके बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जो वह चाहता है प्रत्येक जीव वही करता है इत्यादि। यानी कर्म के बजाय भाग्य प्रधान समाज था। लेकिन प्रेमचंद इस बात के प्रति पूर्णतः आसक्त नहीं है या पूर्ण रूप से वो आस्था नहीं रखते। किसी सर्वज्ञ ईश्वर में इनका विश्वास नहीं था। यद्यपि प्रेमचंद ने अपनी नास्तिकता को प्रकट नहीं किया, क्योंकि इस विषय में निश्चित रूप से कोई एक मत स्थिर करना वे अपने लिए असंभव मानते थे। पर यह धारणा उनके मन में बहुत दृढ़ हो गई थी कि प्राणियों के जन्म मरण, सुख दुख, पाप पुण्य में कोई ईश्वरीय विधान नहीं है। ये सब प्रकृति का विधान है जो इस संसार को चलाता है। यानी ये कर्म, जो प्रेमचंद है, ये कर्म को महत्व देते हैं बजाय भाग्य के। और उस समय का जो समाज था ये भाग्य प्रधान था, क्योंकि लोग मानते थे कि अगर हम गुलाम हैं तो हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, हमारा भाग्य ऐसा ही था, हमारे पुराने कर्मों के फल हैं। या अगर कोई आर्थिक रूप से परेशान है या कोई शारीरिक रूप से किसी बीमारी से ग्रस्त है तो वो उसे अपने भाग्य का विधान मानकर स्वीकार कर लेता था। ऐसा ही समाज उस समय चल रहा था। लेकिन प्रेमचंद इस बात का विरोध तो नहीं करते, लेकिन आस्था भी इसमें नहीं दिखाते। अब आता है मानवतावाद। देखिए, प्रेमचंद के जीवन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण जो प्रवृत्ति है वो है उनका मानवतावादी दृष्टिकोण। वे हमेशा ही मानवतावादी चेतना के पक्षधर रहे हैं और उनका विश्वास क्या था कि संसार में मानवतावाद की स्थापना करके ही संसार के विष को समाप्त किया जा सकता है। संसार में जो विष फैल गया है, आपसी क्लेश, द्वेष, आपसी जो वैमनस्य है, उसको समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मानवतावाद की स्थापना। उनके अधिकतर कहानियों में उनका ये मानवतावादी दृष्टिकोण हमें दिखाई देता है। इसके चलते जो महत्वपूर्ण कहानियां हैं उसमें पूस की रात कहानी है, बूढ़ी काकी है, ईदगाह है। ईदगाह कहानी की जो अमीना है, बूढ़ी काकी में जो मुख्य किरदार है बूढ़ी काकी का, कफन कहानी के जो माधव और घीसू है, ये सभी वो पात्र है जो अपनी कमियों और खूबियों के बावजूद मानवीय संवेदनाओं की अपेक्षा रखते हैं। यानी इन पात्रों के माध्यम से इस भाव की अभिव्यक्ति या मानवतावाद की अभिव्यक्ति प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में की है। इसके बाद आता है गांधीवाद। देखिए, गांधीवाद की बात करें, क्योंकि गांधी युग था, ये गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे प्रेमचंद जी, तो इस भाव को भी उन्होंने शामिल किया। प्रेमचंद की कहानी में उनका गांधीवादी दर्शन भी बखूबी देखा जा सकता है। प्रेमचंद हिंदी के एकमात्र ऐसे कहानीकार हैं जिनकी लगभग 25 कहानियां प्रत्यक्षतः गांधी दर्शन या गांधी आंदोलनों पर मिलती है। इन कहानियों में गांधी संघर्ष और गांधीवाद की जीवंत अनुभूतियां हैं, जो एक प्रकार से प्रेमचंद को गांधीवाद का साहित्य संस्करण बना देती है, जिसमें लाल फीता है, सुहाग की साड़ी है, स्वत्व रक्षा है, मंदिर और मस्जिद, इस्तीफा, जुलूस, समर यात्रा, नशा,
ये वो कहानियां हैं जिसमें प्रेमचंद का गांधीवादी जीवन दर्शन दिखाई देता है। उसके बाद आता है कृषकों के प्रति सहानुभूति। देखिए, प्रेमचंद के कहानियों में उनके जीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि उन्होंने कृषकों और मजदूरों के प्रति अपना सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अभिव्यक्त किया है। इन लोगों के प्रति उनकी ये सहानुभूति उनके मानवतावादी दृष्टिकोण का ही एक अंग है। जैसे पूस की रात कहानी है, सवा सेर गेहूं है, दो बैलों की कथा या बांका जमींदार की अगर बात करें तो इन सभी कहानियों में कृषकों के प्रति उनका सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण सहज ही देखा जा सकता है। तो इनका जो एक पक्ष है वो क्या है, कृषकों के प्रति सहानुभूति इनकी कहानियों में देखी जा सकती है। उसके बाद है दलितों के प्रति सहानुभूति। देखिए, दलित विमर्श में या दलितों को के प्रति जो भाव है, उनके जो दुख है, उनको कहानियों में अभिव्यक्त करने में प्रेमचंद ने प्रथम और सर्वाधिक प्रयास भी किया है। इनके जीवन दर्शन के अंतर्गत देखें तो दलितों के प्रति संवेदना और सहानुभूति इन्होंने प्रकट की है। उन्होंने अपने समाज में हो रहे दलितों के शोषण को अपनी आंखों से देखा था, जिसे उन्होंने अपनी कहानियों में यथार्थ रूप से चित्रित किया। जैसे ठाकुर का कुआं है, गुल्ली डंडा, सदगति, कफन, विध्वंस, मुक्ति मार्ग, ये वो कहानियां हैं जिनमें उनका दलित जीवन दर्शन खुलकर प्रकट हुआ है। ठाकुर का कुआं कहानी में प्रत्यक्ष रूप से दलित समस्या को उठाया गया है। इस कहानी में छुआछूत की समस्या को वर्गगत समस्या से भी जोड़कर देखने का प्रयास हुआ है। तत्कालीन समाज में दलितों की पीड़ित अवस्था का एक कारण जातिगत दबाव था, तो दूसरा कारण ऊंची जाति के लोगों की पूंजी केंद्रित अधिकार लिप्साएं हैं। यानी उनके पास, क्योंकि वो पूंजीवादी परंपरा के समर्थक थे, उनके जेबें गर्म थी, या यूं कहें कि उनकी जेब में धन था, तो अपने आप को ऊंचा समझते हैं। तो यहाँ जातिगत दबाव और पूंजी केंद्रित अधिकार लिप्साएं यानी उनकी इच्छाएं यहाँ प्रबल थी। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने अछूतों की शोचनीय परिस्थितियों का वर्णन किया है। गंगी दलित होने के कारण ठाकुर के कुएं से पानी नहीं भर सकती। उनका मन पीड़ित होकर स्वर्णों की ऊंच नीच और भेदभाव की धारणा की तीव्र आलोचना करता है। किसका मन? गंगी का, क्योंकि गंगी कहती है कि सारे गलत काम ऊंचे लोग करते हैं, लेकिन फिर भी निम्न कौन कहलाता है? हम ही कहलाते हैं। तो गंगी के माध्यम से ऐसे भावों की अभिव्यक्ति, दलितों के मन में जो तीव्र भाव हैं, उनकी जीवन दशा या दुर्दशा के जो विचार हैं, वो गंगी जैसे पात्रों के माध्यम से इन्होंने अभिव्यक्त करवाए हैं। उसके बाद नारी के प्रति अगर दृष्टिकोण की बात करें तो प्रेमचंद के जीवन दर्शन के अंतर्गत उनका नारी के प्रति दृष्टिकोण भी एक महत्वपूर्ण आलोच्य बिंदु है। प्रेमचंद की कहानियों में नारी स्वतंत्रता और उसके विकास के मुद्दों को उठाया गया है। उनकी कहानियों में स्त्री के भारतीय संस्कृति अनुरूप उदात्त रूप के दर्शन होते हैं। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में नारी स्वतंत्रता एवं उसके विकास के मुद्दों को भी उठाया है। उनकी कहानियों में स्त्री के भारतीय संस्कृति अनुरूप उदात्त रूप के भी दर्शन होते हैं और इसी रूप की वे प्रशंसा भी करते हैं। जहां उनकी कहानियों में स्त्री पश्चिम सभ्यता का अनुकरण करती दिखाई देती है, वे उसकी भर्त्सना तथा कटु आलोचना करने से भी नहीं चूकते। बड़े घर की बेटी कहानी में आनंदी के द्वारा अपने देवर को क्षमा करके अपने घर की कलह को शांत करवा लेने पर प्रेमचंद उसके ससुर बेनी माधव से उसकी प्रशंसा इन शब्दों में करवाते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ा हुआ काम बना लेती हैं। अपने नारीवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रेमचंद ने नारी मुक्ति पर जोर दिया है। यही कारण है कि उन्होंने उन सामाजिक कुप्रथाओं पर अपनी कहानियों में चोट की है जो नारी को बंधन में बांधती है। दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, विधवाओं की त्रासदी, वैश्य जीवन की विडंबना, पर्दा प्रथा आदि नारी संबंधी समस्याओं को भी उन्होंने अपनी कहानियों में बखूबी उठाया है। तो इन बिंदुओं के माध्यम से हम प्रेमचंद जी का जो तत्कालीन उनका दृष्टिकोण या जीवन दर्शन की अगर कहें तो वो हम देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।